नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा पिछला वीडियो चाइना को जवाब उसको इतना सराहा। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। आज भी हम उसी वीडियो के क्रम में बात करेंगे। उस वीडियो को लेकर आपके कुछ सवाल थे जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि चीन ने जो कायराना हरकत की है और उसके कारण जो हमारे जाबाज सैनिकों की अकारण वीर गति हुई है वह घोर निंदनीय है और हमारी सरकार और हमारी सेना इसका अपने स्तर पर अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र में डटकर जवाब देगी। पर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम देशवासियों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ देश के लिए करें, और उस वीडियो में भी मैंने कहा था और अब भी मैं वापस कहता हूं कि हमें चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना है, टोटल बॉयकॉट करना है। और इसी बात को लेकर मेरे पिछले वीडियो को लेकर आपके कुछ सवाल थे जो आपने मुझे भेजे। उन सवालों में से उन सवालों के सारे सवालों को देखने के बाद मैंने निचोड़ एक किया और उन सवालों से मैंने पुनः 4 सवाल बनाए जो मुझे लगता है कि उन सारे आपके सवालों के जवाब इस 4 सवालों में आ जाएंगे। और वो 4 सवाल इस प्रकार से हैं कि मैं अकेला ही क्यों, मेरा क्या यानी मुझे क्या फायदा है ये करने से, मेरे करने से क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा, अगर मैं ये करता हूं तो मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा, मैं अगर बॉयकॉट करता हूं, मैं चाइनीज सामान का बहिष्कार करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा और मेरे नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो आज मैं इन 4 सवालों का अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि आपने जो सवाल पूछे थे उनमें इन सारे सवालों के जवाब में उन सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। तो पहला सवाल लेते हैं कि मैं अकेला ही क्यों। मैंने अकेले की बात कही ही नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आपको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, हम 130 करोड़ भारतीयों को करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा। इस बार हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं उसे आपको धरातल पे उतारना पड़ेगा, मतलब संपूर्ण बॉयकॉट करना पड़ेगा। हमें सिर्फ चौक चौराहों पे चिल्ला चिल्ला कर चाइना के उत्पादों को नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है ऐसा कहकर जब हमारे ऊपर बात आएगी और हम उसको अंगीकार नहीं करेंगे और हम उसे उस रूप में नहीं लेंगे तो ये जो मुहिम है इसका रिजल्ट, इसका परिणाम वस्तुतः वो नहीं आएगा जो हम चाह रहे हैं। तो अकेले की बात ही नहीं है, हम सबको करना है, पर अकेले को भी करना है। हमें ये नहीं देखना है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना है देश के लिए वो करना है। दूसरा सवाल था कि मेरा क्या से मतलब मैंने ये सवाल इसलिए बनाया कि बहुत लोगों के इस तरह से जवाब प्रश्न थे कि उन्हें क्या फायदा होगा। जैसे कि आज अगर कोई आदमी 20,000 का मोबाइल खरीदता है, उसकी जगह अगर वो चाइना का 15,000 में मोबाइल खरीदता है या 12,000 में मोबाइल खरीदता है तो उसे तो वही कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल मिल जाएगा। तो वो आज 5,000 रुपए ज्यादा क्यों खर्च करे। और उसके हिसाब से जब देश में इतनी बड़ी आपातकाल चल रहा है, सारी चीजें सही नहीं हो रही है, नौकरी का भी खतरा है, तो वो आज तो उसको 5,000 का फायदा दिख ही रहा है। और ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो छोटे या बड़े दिख रही है क्योंकि चाइना के सामान बहुत सस्ते मिलते हैं। लेकिन इसके लिए मेरा जवाब होगा कि देश जब आपातकाल में हो, देश जब युद्ध काल में हो, देश की सीमाओं के ऊपर घुसपैठ हो या देश के अंदर आर्थिक तंत्र या देश के बाजारों में भी किसी देश की ज्यादा घुसपैठ हो, तो हमें अपने व्यक्तिगत लाभ हानि से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना चाहिए। हम हमारे लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं और हर व्यक्ति को अपने लाभ हानि के लिए सोचना चाहिए। पर कभी कभी जीवन में ऐसे काल भी आते हैं जब हमें अपने लिए नहीं सोचते हुए देश के लिए सोचना चाहिए। और ऐसा काल बहुत कम आता है, बहुत कम लोगों के जीवन में आता है जब वो देश के लिए कुछ कर सकने की स्थिति में होते हैं। और हमारे लिए सिर्फ हमें करना क्या है, कभी 5 रुपए ज्यादा देना है, कभी 50 ज्यादा देना है, तो कभी 5,000 ज्यादा देना है। और उसके कारण अगर हमें देश के लिए सेवा करने का मौका मिले तो हमें करना चाहिए। अगला सवाल था कि मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा। बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, एक आदमी के करने से फर्क पड़ेगा। अतः ये मत सोचिए कि वो कर लेगा, ये कर लेगा, हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे करने से इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे फर्क पड़ेगा। हमको चाइनीज उत्पादों को भारतीय बाजारों से समूल जड़ सहित नष्ट करना है, इसलिए एक व्यक्ति के योगदान से फर्क पड़ेगा।
अगला सवाल था कि मेरे नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे नकारात्मक विचार मत लाइए, सबके करने से फर्क पड़ेगा, आप अगर नहीं करेंगे तो भी फर्क पड़ेगा। कहते हैं ना कि मन के माने तो हार हो जाती है और मन में ठानो तो जीत हो जाती है। इसलिए सबके करने से फर्क पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए हमें थकना नहीं है, मंजिल तो मिलनी अवश्यंभावी है, इसलिए आपके प्रयास उस दिशा में होने चाहिए। तो मुझे लगता है आपको जो आपकी शंकाएं थी उनको उनकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा, उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं आया समझ में? चलो कोई बात नहीं, इसे और सरल करते हैं और एक कथा के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पुराने जमाने की बात है, एक राजा थे, उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, राजा भी बहुत दयालु थे। पर कहते हैं ना कि सब दिन होत न एक समान। उस राज्य में भी ऐसा ही हुआ, उस राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उस राज्य में एक बार भीषण अकाल पड़ गया, और अकाल भी ऐसा वैसा नहीं, लगातार 5 वर्षों तक अकाल पड़ता ही गया। उससे ये हुआ कि राज्य का जो राजकोष था वो धीरे धीरे विरक्त होता गया, धीरे धीरे खत्म होता गया, क्योंकि राजा ने उस राजकोष से जो राज्य के दीनहीन, दुर्बल और गरीब लोग थे उन राजा ने मदद की, इसलिए वो धीरे धीरे कोष खत्म हो गया। पर राजा को 5वें वर्ष में जाकर ये अनुभव हुआ कि अगर ये अकाल अगर 6वें वर्ष भी निरंतर रहता है, यानी कि अगले साल भी अकाल ही रहता है, तो तब उसके लिए राज्य का प्रबंध करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खजाना लगभग खाली हो गया था। और इस समय अगर कोई सामरिक आक्रमण होता है तब उसके लिए इस राज्य को बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सोचकर उसने राज्य की एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें उसने मंत्रियों को आमंत्रित किया। और मंत्रियों को आमंत्रण करने के बाद जब बैठक शुरू हुई तो उसने ये प्रश्न और ये अपनी मन की शंका रखी कि इस तरह से राज्य के खजाने की स्थिति है और हमें क्या करना चाहिए। तो सब मंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से उपाय सुझाए। किसी ने कहा कि राज्य के जो धनी लोग हैं उनसे अनुनय विनय करना चाहिए, किसी ने कहा कि राज्य के धनी लोगों की संपत्तियों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए, और जब शांति काल यानी कि जब वापस अच्छे दिन आएंगे तो उनको वो वापस उनके पैसे उनको दे देंगे, उनकी संपत्तियों को दे देंगे। किसी ने कहा कि जो राज्य की संपत्तियां हैं उन्हें बेचकर धन इकट्ठा करना चाहिए, किसी ने कर ज्यादा बढ़ाने का प्रावधान दिया। तो ये सारी बातें, सारे उपाय आए। उसमें से एक मंत्री जो धर्मावलंबी थे उन्होंने ऐसा उपाय सुझाया, उन्होंने कहा कि राजन, ये सारे उपाय कहीं न कहीं किसी न किसी वर्ग में एक रोष पैदा करेंगे, इसलिए ये सब उपाय करने से पहले मेरे पास एक छोटा सा उपाय है, अगर आप उस पर गौर करें तो मैं उसे कहना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है कहो। तो उन्होंने कहा कि एक निश्चित स्थान पर फलानी जगह पर एक सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, हमें उन महात्मा को अपने राज्य में आमंत्रित करना चाहिए और उनसे इस समस्या का निदान पूछना चाहिए। तो सब मंत्रियों की सहमति से राजा उस महात्मा को लेने के लिए उस निश्चित स्थान पर निकल पड़ते हैं। राजा वहां पहुंचते हैं कुटिया में महात्मा जी की, और वहां पर आव भगत होने के बाद वो साधु महात्मा पूछते हैं कि राजन आने का प्रयोजन क्या है। तो राजा कहते हैं कि हमें आपका आतिथ्य चाहिए, आप हमारे राज्य में पधारिए। तो राजा के साथ वो महात्मा अपने राजा के राज्य में आ जाते हैं, जिस राज्य में अकाल पड़ा था उस राज्य में वो आ जाते हैं। आव भगत होने के बाद, अतिथि सत्कार होने के बाद, भोजन आदि से निवृत्त होने के पश्चात राजा अपने मंत्रियों के साथ उन साधु महात्मा के दर्शन हेतु जाते हैं, और दर्शन करने के पश्चात उनसे निवेदन करते हैं कि हे साधु महात्मा, हमारे राज्य में ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, लगातार 5 वर्षों से भीषण अकाल हैं, और हमारे राज्य का राजकोष भी बहुत नीचे स्तर पर चला गया है, और अगर ये अकाल 6वें वर्ष भी निरंतर रहा तो मेरे लिए राज्य का प्रबंध करना बड़ा मुश्किल होगा, अतः आप कोई उपाय सुझाइए। तो वो संत महात्मा थोड़ी देर सोचने के बाद उस राजा से कहते हैं कि आपकी इस राजधानी के बीचों बीच एक सरोवर आया हुआ है, उस सरोवर के बीचों बीच में एक बड़ा गड्ढा है। तो आज आप अपनी
राज्य में एक ढिंडोरा पिटवाइए, अपने राज्य में ये ऐलान करवाइए कि आज रात के समय का जितना भी सभी जो राजधानी में रहने वाले लोग हैं उनके पास जितना पशुधन है, उन पशुधन से जो भी दूध निकलता है वो दूध आज रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अपना अपना पूरा दूध उस गड्ढे में डालेंगे सारे प्रजाजन। और कल जाके हम उस जगह पे एक धार्मिक अनुष्ठान करेंगे और हो सकता है कि आपके राज्य में खुशहाली पुण्य शुरू हो जाए, खुशहाली आनी शुरू हो जाए। तो राजा उस उपाय को अपने राज्य में एक ढिंडोरा पिटवा देते हैं। वो कहते हैं कि आज रात को आपको ये करना है, अपने पास आपके पास जितना भी पशुधन है उससे जितना भी दूध निकलता है उस दूध को उस गड्ढे में जाकर डालना है। अब जो प्रजाजन थे उनमें भी जैसे आपके ये सवाल है वैसे वैसे उनके मन में भी वो सारे सवाल उठने लगे। किसी ने सब अकाल के कारण दुखी थे तो सबके मन में अपना अपना फायदा सोचने की बात आ ही रही थी। तो किसी ने सोचा कि अगर रात को ही डालना है तो उसकी जगह सब दूध डालेंगे, मैं उसकी जगह अगर 1 बाल्टी पानी भी डाल के आ जाऊंगा या 2 बाल्टी पानी भी डाल के आ जाऊंगा तो इतनी बड़ी राजधानी है, किसको मालूम पड़ेगा। किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा, सब अपने अपने स्तर पे सोचते रहे। पूरी रात बीतने के बाद सब प्रजाजनों ने अपने अपने हिसाब से वहां जाकर वो रात को अपना अपना कर्तव्य अदा कराए। फिर सुबह उस स्थान पर, उस गड्ढे के पास, उस सरोवर में राजा भी पहुंचे और वो महात्मा भी पहुंचे। तो आपको जानकर हैरान होगा कि उस गड्ढे में दूध तो था ही नहीं, उस गड्ढे में सिर्फ पानी ही था। मतलब उस राजधानी के सभी प्रजाजनों ने ये सोचा कि वो दूध डाल देगा, वो दूध डाल देगा, वो दूध डाल देगा और मैं उसकी जगह क्यों न पानी डाल दूं और किसको मालूम पड़ेगा। ऐसा करते हुए सब पानी ही डाल आए। तब और वो पानी इसलिए डाले कि सबने ये सोचा कि अगर मैं आज का दूध बचा लूंगा तो शायद इससे दही करके बेचूंगा या इससे घी करके बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा। और वो व्यक्तिगत तौर पे ठीक था क्योंकि सब आपातकाल से गुजर रहे थे, सब अकाल के भीषण दौर से गुजर रहे थे, वहां पे एक एक पाई भी बचाना जरूरी था। पर वो बात देश की थी क्योंकि वो देश के लिए अनुष्ठान होने वाला था, वो उस राज्य के लिए अनुष्ठान होने वाला था। तब उस प्रजाजनों को देश के लिए खड़ा होना था, उन्हें एक दिन के लिए अपना व्यक्तिगत हित छोड़ना था। और जब उस खड्डे के पास, उस गड्ढे के पास वो महात्मा पहुंचे और वो राजा पहुंचे, तब महात्मा ने कहा कि हे राजन, देखिए आपके राज्य में देश प्रेम का कितना अभाव है। जब हमने ये कहा कि ये देश के लिए अनुष्ठान है, ये राज्य के लिए अनुष्ठान है, तब भी आपके प्रजा के लोग, आपके राज्य की प्रजा ने अपना व्यक्तिगत हित ऊपर रखा और यहाँ पर सिर्फ पानी ही डाल कर गए। इसलिए आपको सर्वप्रथम तो ये करना है कि अपनी प्रजा में देश प्रेम का भाव जगाना है। दूसरी बात, धार्मिक प्रेम भी नहीं है क्योंकि देश प्रेम तो रखिए दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पर एक धार्मिक अनुष्ठान होने वाला था। तो इसका मतलब प्रजा में जो धर्म के प्रति जो संवेदना है वो भी विरक्त हो गई है, वो भी कम हो गई है, उसे भी जागृत करना है। और ये सारे आप करिए, आपकी राज्य में अगले साल से बारिश होनी शुरू हो जाएगी। देश प्रेम सर्वोपरि है, भरा नहीं है जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं है जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए देश के लिए प्यार होना चाहिए। मुझे लगता है अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। भारत माता की जय, जय हिंद।